नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। नीट की तैयारी कर रही 17 वर्षीय छात्रा की हॉस्टल में हुई मृत्यु, परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। BHU उपकेंद्र पर कार्यरत श्रमिक अनिल आजाद विद्युत फॉल्ट को ठीक करने के दौरान विद्युत स्पर्शघात से बुरी तरह हुए घायल। वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट के सजीव प्रसारण के साथ परिचर्चा हुई आयोजित। और आरमिला PG कॉलेज के NSS के शिविर में फाइनेंस और यूथ फैमिली बजट पर हुई चर्चा। और अब खबरें विस्तार से। नीट की तैयारी कर रही 17 वर्षीय छात्रा की हॉस्टल में मृत्यु हो गई, परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। वाराणसी में एक निजी इंस्टीट्यूट में नीट की तैयारी कर रही 17 वर्षीय छात्रा स्नेहा सिंह द्वारा आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया। छात्रा तकिया गोमती थाना टाउन जिला रोहतास बिहार की रहने वाली है, जो कि रामेश्वर गर्ल्स हॉस्टल जवाहर नगर एक्सटेंशन गर्ल्स PG में रह रही थी। बताया जा रहा है कि सुबह लगभग 5 बजे भोर में खिड़की के सरिया में चादर के सहारे फांसी लगाकर उसने आत्महत्या कर ली। दुर्गाकुंड चौकी इंचार्ज प्रशांत शिवहरे से बात करने पर उन्होंने बताया कि मुझे इसकी सूचना गर्ल्स हॉस्टल के मालिक आशुतोष से मिली। जब हम लोग गर्ल्स हॉस्टल में पहुंचे तो वहां दरवाजे की कुंडी टूटी हुई थी और दरवाजा खुला हुआ था। हम लोगों ने गर्ल्स हॉस्टल के मालिक से बात की तो उन्होंने कहा कि ये कुंडी मैंने ही तोड़ी है। आगे बात करने पर उन्होंने बताया कि हम लोगों ने कमरे की तलाशी ली, मगर कोई सुसाइड नोट या कुछ भी इस प्रकार का नहीं रखा था। मोबाइल हम लोगों ने कब्जे में ले लिया है और शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम हाउस के लिए भेज दिया गया है। परिजनों से बात करने पर उन्होंने मकान मालिक रामेश्वर पांडे पर इल्जाम लगाया कि रामेश्वर पांडे ने ही हमारी बच्ची को मारा है, क्योंकि बच्ची जिस हालत में मिली है उससे कोई भी व्यक्ति ये समझ सकता है कि उसने सुसाइड नहीं किया है। परिजनों ने बताया कि उसके कमरे से कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है। इसके अलावा परिजनों ने पुलिस पर भी हीला हवाली करने का आरोप लगाया है। परिजनों ने बताया कि जब हम लोगों ने पुलिस के लोगों से बात किया तो पुलिस वालों ने कहा कि आपकी बच्ची के पेट में दर्द हो रहा था और इसी वजह से उसने फांसी लगाई है। परिजन भेलूपुर थाने पहुंचे, जहां जमकर उन्होंने हंगामा किया। आरोप लगाया कि हमारी बिटिया का शव पोस्टमार्टम के बाद हरिश्चंद्र घाट ले जाया जा रहा है, लेकिन हम लोग जो भी कह रहे हैं थाने पर सुनवाई नहीं हो रही है। हमारी बिटिया के साथ बहुत बड़ी हैवानियत हॉस्टल के मालिक रामेश्वर ने किया है, जिसे भेलूपुर थाना छुपाना चाहती है। आवेदन देना है, आवेदन कर लो। हमारे लड़की के मर्डर कर लिया, हमारे लड़की के मर्डर कर लिया, सुसाइड नहीं किया। वीडियो बनाइए। हाँ, भेलूपुर थाना पे हैं। हाँ, तो भैया बने आए। आपकी लड़की थी? मर्डर किस आधार पे आप बता रही हैं? अंदर अरे छोड़ो ना, बॉडी कहने आवा ना, बॉडी खदेड़ रहे हैं हम लोगों को, बॉडी यहाँ से हटा रहे हैं कि जाम लग जाएगा, आदू हो जाएगा। आओ इधर आवेदन देना है। देखिए प्रशासन को कितना हुकूमत चला रहा है, हम लोगों को हुकूमत चला रहे हैं, बॉडी को खदेड़ दे रहे हैं, वहाँ पर भी कार्रवाई नहीं की है। आवेदन देने के लिए बोल रहे हैं तो भगा रहे हैं। आओ यहाँ पर। आज किस तरह की घटना घटी है? आज मेरी बच्ची को फोन आया था कि सुबह 7:10 पर
कि आपकी बच्ची सुसाइड कर ली है, लेकिन यहाँ देखने पर हम 9 बजे पहुँचे हैं, सुबह में 9 बजे यहाँ बच्ची को देखे तो वो सुसाइड की स्थिति में नहीं थी। उसको मारकर खिड़की में जो हमने उसका फोटो भी लिया है, देखने से प्रतीक लगता है कि रामेश्वर पांडे ही मारकर अपने हॉस्टल में उसको लटका दिया है खिड़की से। ये रामेश्वर पांडे कौन है और ये मकान के मालिक है। ये घटना कहाँ पर घटी है, किस जगह पर? ये बेलूपुर में घटा है। क्या कहना चाहेंगे? चाहे उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। बच्ची का पूरा नाम क्या है? बच्ची का नाम स्नेहा कुमारी है, पिता सुनील सिंह, तकिया के रहने वाले हैं, सासाराम रोहतास जिला बिहार के। अब बच्ची का उम्र 17 वर्ष था। प्रशासन कहती है कि इसको पेट में दर्द था, मम्मी को फोन की थी कि इसके हमारे पेट में दर्द है, हम जा रहे हैं सुसाइड करने। पेट में दर्द होने पर कोई दवा लेने जाता है कि सुसाइड करने जाएगा? तो क्या पहले बच्ची से कोई बातचीत हुई थी आप लोग? हाँ, कल हम लोग 9-10 बजे तक बच्ची से खूब बढ़िया से अच्छा से बात किए थे। तो उसमें आप लोगों को कुछ लगा उसके बातचीत में? बातचीत में वो तो अच्छी थी, कह रही थी कि ठीक है हम मामा जा रहे हैं पढ़ने। अपनी मम्मी से बात की थी, मेरे से भी बात की थी, कह रही थी कि जा रहे हैं हम पढ़ने। 10 बजे तक हम लोगों से बात की थी, अच्छी थी बच्ची, कोई किस्म का उस पर अतु नहीं था। तो क्या कारण रहा होगा जो रामेश्वर सिंह के ऊपर आप इल्जाम लगा रहे हैं? इसलिए इल्जाम लगा रहे हैं कि उनके हॉस्टल में हुआ है। मेरी बच्ची जिस स्थिति में फोटो मिला है या हमने देखा है, वो लगता नहीं है कि सुसाइड की है। क्या आपने कोई तहरीर दी है? मैंने यहाँ पर आया तो ये पुलिस प्रशासन बिना वहाँ पर कार्रवाई किए ही लाश को उठवाकर पोस्टमार्टम के लिए विदा कर दिए। इतना दबाव दिए, हम लोगों को टॉर्चर किए कि ये लोग हमें सीधा पोस्टमार्टम के लिए विदा कर दिया गया। अब मेरा एप्लीकेशन अभी हम लोग दिए नहीं कि ये कहे कि नहीं पोस्टमार्टम करा कर आइए तब आपका एप्लीकेशन लिया जाएगा। हम लोग अब इस घटना के लिए क्या मांग करते हैं? इस घटना को हमको उचित हम लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उनको फांसी के फंदा पर लटकाना चाहिए। हमारी बच्ची पढ़ने के लिए आती है, हम लोग बेया करते हैं, जो फीस है वो भी देते हैं। हम लोग कई बार आए थे हॉस्टल में, जेंट्स आदमी को नहीं जाने दिया जाता था, उसकी मम्मी जाती थी भेंट करने और सिर्फ 1 घंटे के लिए कहते थे कि यहाँ कोई जगह नहीं है, आप दूसरे जगह चाहिए। इतना सख्त कड़ा नियम होने के बावजूद उस बच्ची का कैसे मृत्यु हो गया? इस पर हमें न्याय मिलनी चाहिए। बीएचयू उपकेंद्र पर कार्यरत श्रमिक अनिल आजाद विद्युत फॉल्ट को ठीक करने के दौरान विद्युत स्पर्श से बुरी तरह घायल हो गए। बीएचयू उपकेंद्र नरिया पर कार्यरत श्रमिक अनिल कुमार आजाद लंका स्थित लाल पैथोलॉजी की विद्युत फॉल्ट को ठीक करने के दौरान विद्युत स्पर्श घात से बुरी तरीके से घायल हो गए, जिसके बाद विद्युत मजदूर संगठन वाराणसी के पदाधिकारियों ने तत्काल अनिल आजाद को हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया। मौके पर कोई भी अधिकारी नहीं उपस्थित हुए, जिससे कर्मचारियों में रोष व्याप्त हो गया। अनिल कुमार आजाद विद्युत खंभे पर चढ़ने के लिए अधिकृत नहीं है, फिर भी किस कारण या दबाव में वो पोल पर चढ़े, जबकि पूर्व में भी उक्त कर्मचारी के साथ दुर्घटना हो चुकी है। ये एक गंभीर जांच का विषय है। अधिशासी अभियंता द्वारा अनिल आजाद के विद्युत दुर्घटना में घायल होने के बाद बयान दिया गया कि उक्त कर्मचारी मरने के लिए स्वयं पोल पर चढ़ा है। संगठन ने अधिशासी अभियंता के इस बयान की घोर निंदा की। विद्युत मजदूर संगठन एवं विद्युत संविदा मजदूर संगठन वाराणसी की ओर से संजय कुमार सिंह, संदीप कुमार, वेद प्रकाश राय, अरविंद कुमार यादव, धनंजय सिंह, राजू अम्बेडकर और अन्य संगठनों के पदाधिकारी विजय सिंह, ओपी सिंह, राम कुमार झा आदि उपस्थित रहे। संगठन के पदाधिकारियों ने तत्काल उपखंड अधिकारी सुनील सिंह और अधिशासी अभियंता पर दबाव बनाकर इलाज कराया गया। में जो घायल हुए हैं यहाँ पे अनिल आजाद नाम है उनका, और उसके बारे में कहाँ गए हुए इनके बेटा देखिए, और सुबह से परेशान है, अभी भी कोई पैसा जमा नहीं हुआ कराया गया यहाँ पे। ये बड़ा अत्यंत मतलब अशोभनीय है कि इतने बार दुर्घटनाएं होती जा रही हैं, लेकिन हमारे अधिकारी सिर्फ सो रहे हैं।
सोने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। इनको किसी से मतलब नहीं है, कि वो कोई सिंपैथी नहीं है, कोई लगाव नहीं है। आदमी मर जाए, आदमी का एक्सीडेंट हो जाए, उसके बाद आराम से कह देते हैं कि भैया ये खंभे पे चढ़ जाते हैं। पापा का जो है पोस्ट कुली का है और काम होता है बिजली खंभे पे चढ़ाते हैं ये लोग। लाइन देखिए इनका इनकी पत्नी मां सब लोग बैठे हैं, मां है क्या दुखद है, 20,000 पैसा ले रही पीछे चला बस कर चुप रहिए, आप चुप रहिए माता जी सब लोग हैं, रोइए मत। और एक्शन साहब ही बोल रहे हैं भगवान पर भरोसा रखिए बस। 2.5 घंटा से ऊपर हो गया दुर्घटना हुए, कर्मचारी को यहाँ आए हुए, और सोच लीजिए पैसे के लिए अभी भी इंतजार कराया जा रहा है। और जब संगठन के लोग आ रहा है, खाली बस कर अपने पास से अधिशासी अभियंता चतुर्थ प्रकार के द्वारा कहा जा रहा है अपने पास से पैसा जमा करिए, हम मंगवा रहे हैं। इलाज अभी भी शुरू नहीं हुआ कर्मचारी का। और अगली बात यह है कि वो आदमी जिसका एक्सीडेंट हुआ वो कुली के पद पे है, जबकि वो अकुशल है, उसको पोल पे चढ़ाना ही नहीं चाहिए था। क्योंकि एसटीओ साहब अपनी जबरदस्ती से उसको पोल पे चढ़ाते हैं, जबकि वो शटडाउन लेके चढ़ता आदमी आज चढ़ा था, एक्शन साहब करेंगे अपने मन से चढ़ा गया। ऐसे कमीनों को शर्म आनी चाहिए। आज वो जब बेड पे आ गया तो अपने मन से आ गया, वो शटडाउन लिया, शटडाउन का बोर्ड भी लगा हुआ है, शटडाउन का बोर्ड भी लगा हुआ है। हम लोग संगठन के लोग यहाँ रहेंगे जब तक वो लाख रुपया जमा करें, उनका पैसा इलाज का करें, तभी हम लोग यहाँ से जाएंगे, वरना सारी सप्लाई बंद करेंगे। ये जो घटनाएं हुई हैं आज, इसके जिम्मेदार कौन है और इसके मुख्य कारण क्या है? नहीं, जिम्मेदारी के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि इसकी कमेटी गठित कर दी गई, 2 सदस्यीय कमेटी, जिसमें अभी इसकी जांच कराई जाएगी और जो भी लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरा आपका क्वेश्चन था कि कुली कैसे चढ़ा वहाँ पे क्यों क्या काम करने गया, तो मैंने अभी उपखंड अधिकारी से बात किया तो उन्होंने कहा कि हमने कुली लोगों को स्पष्ट मना कर रखा है कि कोई नहीं चढ़ेगा, लेकिन अगर ये बार बार चढ़ रहे हैं या ऐसी घटनाएं हुई हैं तो इसका रीजन अभी जांच में विषय आ जाएगा कि क्यों ऐसा हुआ, और उसके तह तक जाकर इसकी जांच कराई जाएगी और अगर कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। अभी परिजनों को बात की जा रही इलाज के लिए, उनके द्वारा इलाज कराया जाएगा। देखिए अभी क्या हुआ कि उनके साथ तत्काल घटना घटित होते ही जो भी स्टाफ थे वहाँ पे उनको लाइफलाइन हमारे हॉस्पिटल में ले आए थे इलाज के लिए, और पहले भी जब भी कोई घटना होती तो यहाँ पे ले आते हैं, क्योंकि विभाग से ये इम्पैनल्ड हॉस्पिटल था तो वहाँ पे तत्काल सुचारू रूप से इलाज हो जाता था और सभी लोग को तत्काल फर्स्ट वो दे दिया जाता था। अभी ये जानकारी में आई कि नहीं, अभी इस साल ये इनका डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारा इम्पैनल्ड यूपीपीसीएल से हट गया है, तो अपेक्स हॉस्पिटल है अब वहाँ पे उसको करने के लिए। तो अभी हम लोग पहले फिलहाल में अभी ये है कि पहले हम अपने स्टाफ की लाइफ सेव करें, उसके लिए हम लोग अपने स्तर से पैसा जमा करा के अभी तत्काल उनका इलाज करवाने चाह रहे हैं और इलाज शुरू हो गया है, और बाकी जैसे जैसे चीजें होंगी आगे आपको अवगत करा दिया जाएगा। सर बर्निंग का केस बहुत बुरा होता है, उसके बावजूद जो है इतना हिला हवाली 2 घंटे से ऊपर हो गया है। नहीं, ऐसा जो भी बता रहा है वो गलत। जैसे भी वहाँ पे स्टाफ आए थे उनको लेके तत्काल डॉक्टर ने हमें बताया कि हमने फर्स्ट स्टेट उनको हमने इलाज के लिए वो दे दिया था। हम लोगों को भी आने में थोड़ा सा समय लग गया था और विभिन्न संगठनों के भी लोग यहाँ पे आए थे, यहाँ पे सभी लोगों ने बात भी की, सब लोग सहयोग का भी वो किए कि सब हम लोग सहयोग से उसकी, चूंकि हमारे लिए एक पर्सन की लाइफ बचाना ज़्यादा जरूरी रहता है, तो हम लोग अभी खुद ही अपने से पहले ही पैसा पेमेंट करके अभी इलाज शुरू करा दिए। कुछ पैसे की और डॉक्टर ने बताया कि जमा करा दीजिए, उसके लिए भी पैसा भी मंगाया गया, चूंकि तत्काल 40-50 हज़ार रुपये जेब में नहीं रहते हैं, तो इस वजह से 10,000 रुपये भी तत्काल जमा करा दिया गया था और वो इलाज स्टार्ट हो गया है। अगर सर कोई भी घटना घट जाती है इसके अंतराल में तो इसके जिम्मेदार कौन कौन लोग होंगे? देखिए किस चीज के लिए घटना घट जाती है जिम्मेदार कैसे बताया जा सकता है, वो तो जांच का विषय होता है हर चीज का। ऐसे किसी को ऐसे तो बताया नहीं जा सकता कि कौन कोई घटना घटित हो जाती है। जांच होगी। हाँ इस तरह की घटना घटी है क्या? आज भी सुबह आज सुबह अभी करीब 1-2 घंटे पहले जानकारी मिला कि एक अनिल आजाद हमारे श्रमिक के पद पे कार्यरत हैं गुरुधाम पावर हाउस पे, और वो काम कर रहे थे लाल पैथोलॉजी है, वहाँ पे शटडाउन के दौरान गलत शायद शटडाउन था या क्या, उस पे वो कार्य के दौरान उनको दुर्घटना हो गई और उस दुर्घटना में वो बेचारे इतना इंजर्ड हो गए कि आज इस समय हो सकता है कि हाथ काटना पड़े, डॉक्टर साहब जैसा कह रहे हैं। ये बड़ा ही लापरवाही है, इतनी विकट लापरवाही है विभाग की कि ऊपर बैठे लोग कहीं भी नीचे के लिए सोच नहीं रहे हैं। केवल और केवल दिन रात राजस्व आ जाए, पैसा आ जाए, लेकिन क्या कर्मचारी के लिए कोई मेडिकल की सुविधा है? क्या कर्मचारी के लिए कोई सुरक्षा किट दिया जा रहा है? क्या कर्मचारी के लिए किसी प्रकार की अन्य जो भी उपकरण है वो उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है? लेकिन
आप दिन रात उनको राजस्व में झोंक दीजिए, उनको दिन रात लाइन बनवाइए उनसे, और अगर कुछ हो जाता है तो उसके बाद सारे लोग अपना किनारा कर लेते हैं। ये बहुत ही दुखद परिवेश है आज के डेट में, और संगठन ये बार बार मांग उठाता रहा है कि कोई भी अगर कर्मचारी घायल हो, चोट लगे उसकी, तो सबसे पहले उसका इलाज जरूरी है, उसकी जीवन जरूरी है। उसका एक केवल वो व्यक्ति नहीं मरेगा, अगर वो कुछ हो गया तो उसका पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। उसकी 4 महीने पहले भी अभी दुर्घटना हुई, हमें पता चला। ये मतलब सोच करके ही रूह कांप जाती है कि बार बार इस तरीके की घटनाएं, और यहां पे इतने लोग कार्य कर रहे हैं तब भी इसके बाद भी हो रहा है। ये हमारे अधिकारी केवल कुर्सी पे बैठेंगे इससे काम नहीं चलेगा, मीटिंग बुला करके वीसी लेने से काम नहीं चलेगा। आपको जाकर के कर्मचारियों के बीच में बैठना पड़ेगा, लेकिन कर्मचारियों को तो आपको समझते ही नहीं है। आप तो अपने जूते के ऊपर रहना रहते हैं, सोचते हैं कि ये तो भाई ऐसे ही है, ऐसे आएंगे ऐसे चले जाएंगे। ऐसे अधिकारी को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए, तत्काल देना चाहिए, तुरंत देना चाहिए। अगर इस तरीके की लापरवाहियां हो रही हैं, जो जिम्मेदार है उसको तत्काल उनको जो है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बार कुली पद पे थे तो कैसे चढ़ गए पोल पे? यही जांच का विषय है, यही जांच का विषय है। बार बार आप शिफ्ट कर देंगे, एसडीओ यहां से वहां ट्रांसफर कर दे रहे हैं मनमाने तरीके से, किसी को कहीं ट्रांसफर कर दे रहे हैं, किसी को कहीं। अब उस लाइन पे उसको तो जानकारी होगी नहीं, तो इतना फ्रिक्वेंटली ट्रांसफर नहीं किया जाता है। बीच में ऐसे साहब भी किए थे, तभी मना किया था आदमी कि मत करिए इतना फ्रिक्वेंटली ट्रांसफर। लाइन का काम है, पेपर कागज का काम नहीं है। अगर किसी को एक लाइन भी नहीं पता चली तो कोई भी आदमी मर सकता है, दुर्घटना हो सकती है। कृपया ये विभाग में लगातार ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं। देखिए, संगठन हमेशा इस बात को उठाता रहा है, उच्च अधिकारियों से, प्रबंधन से भी उठाता रहा है, और हमारे जो प्रबंध निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं, चेयरमैन साहब हैं, उनसे हमेशा ये निवेदन रहा है, अनुरोध रहा है कि आप सुरक्षा के जो दृष्टिगत जो सुरक्षा उपलब्ध कराना है वो अप टू जेई तक, एसडीओ तक, एक्शन तक, वो उसकी मॉनिटरिंग कीजिए कि वो फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि यहां समस्या क्या है कि बस नियम बना दिए जाते हैं लेकिन उसका पालन नहीं हो पाता है। अब हमारा साथी आज तो इतनी बुरी हालत में पड़ा हुआ हॉस्पिटल में, अगर कहीं हाथ या पैर काटना पड़ जाएगा तो उसके परिवार पे क्या बीतेगी, इस दर्द को हम आप महसूस नहीं कर सकते हैं। क्या मांग करते हैं सर? हम मांग ये करते हैं कि उनको तत्काल यहाँ पे पूरा जो भी इलाज है वो पूरा का पूरा हमारे अधिशासी अभियंता महोदय, एसडीओ महोदय उनका पूरा इलाज करवाएं, और बेहतर से बेहतर इलाज करवाएं, ताकि वो हमारे बीच में पुनः खड़ा होकर के अपने कार्य को सुचारू रूप से संपादित कर सकें। अगर इलाज कराने से कतराते हैं एसडीओ साहब तो क्या अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम होगा फिर इनके डिवीजन पे ही हम लोग जाकर के बैठेंगे, और वहीं पे हम लोग जो है अपना सत्याग्रह शुरू कर देंगे, और वहां से फिर नहीं तो ऐसे किया जाएंगे, फिर चीफ किया जाएंगे। उच्च अधिकारियों से भी इस बात को हम लोग आगे कहेंगे कि भाई ये बार बार दुर्घटनाएं इस तरीके की हो रही हैं, इस पर लगाम लगाना बहुत आवश्यक है। जैसा कि अभी मालूम चला है कि कोई आपका कर्मचारी जो सरकारी कर्मचारी है, संविदा पे नहीं है, वो लाइन पे चढ़ा और झुलस गया है, कटा दिया उसे। अभी तक जो ज्ञात है हमें कि उसका उपचार नहीं चालू हुआ, पैसे के अभाव में। क्या कारण है? नहीं, पैसा आ रहा है, मंगाया गया है, अभी जमा कराएंगे। 2 घंटे हो गए सर। पैसा 10,000 जमा करा दिया गया है, बाकी दवा का बस जमा करा दिया गया, अभी इलाज चालू है, पैसा आ रहा है, आधे घंटे में जमा हो जाएगा। तो अभी आधे घंटे और लगेंगे पैसा आने में, आधे घंटे। केस अगर कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदार कौन होगा? नहीं, डॉक्टर साहब को बता दिया गया है कि इलाज जारी रखेंगे, आधे घंटे में पैसा मिल जाएगा। क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसी व्यवस्था जो आप लोग बनाए हुए, इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, शटडाउन जो है हमारे वो सरकारी स्टाफ पुली है, उसने लिया था 11 के लंका फीडर का। अथराइज्ड है पोल पे चढ़ने के लिए? पोल पे चढ़ने के लिए अथराइज नहीं है, लेकिन उसको एसएसओ ने शटडाउन दे दिया गया, जबकि जेई और एसडीओ द्वारा नहीं मना किया गया कि कोई शटडाउन पुली को नहीं दिया जाएगा। उसके बावजूद पुली अपने मन से चढ़ा है? हाँ, वो अपने मन से चढ़ा है, उसको किसी ने जो है आदेशित नहीं किया? नहीं, आदेशित नहीं किया था उसको काम करने के लिए। न एसडीओ द्वारा बताया गया काम, न उसके जेई द्वारा बताया गया कार्य को। वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट का सजीव प्रसारण के साथ परिचर्चा का आयोजन हुआ। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन वाराणसी डिवीजन के संयोजन में वित्त मंत्री भारत सरकार द्वारा पेश किए जाने वाले केंद्रीय बजट का सजीव प्रसारण के साथ परिचर्चा का आयोजन किया गया। बजट में स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन रामनगर, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, टूरिज्म वेलफेयर एसोसिएशन, व्यापार मंडल के प्रतिनिधि एवं मिर्जापुर, जौनपुर, आजमगढ़, भदोई, मऊ तथा काशी के प्रमुख उद्यमियों की सहभागिता हुई। बजटोपरांत
परिचर्चा में आयकर विभाग से आयुक्त, जीएसटी से अपर आयुक्त, एसजीएसटी से अपर आयुक्त एवं सभी बैंक के उच्च अधिकारीगण, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, प्रमुख अर्थशास्त्री, उद्यमी एवं व्यापारी एक ही छत के नीचे बजट विश्लेषण पर चर्चा की। बता दें कि निर्मला सीतारमण के बजट में इनकम टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिली है। अब सालाना 12,75,000 रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं अब पिछले 4 साल का आईटी रिटर्न एक साथ फाइल कर सकेंगे। सीनियर सिटीजन्स के लिए टीडीएस की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। इस परिचर्चा में प्रमुख रूप से उद्योगपति आर.के. चौधरी, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के राष्ट्रीय सचिव दीपक कुमार बजाज, प्रेम मिश्रा सहित कई लोगों की उपस्थिति रही। बजट पेश क्या कहना चाहिए? देखिए, निश्चित रूप से ये एक सकारात्मक बजट है। जो हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस बजट में दृष्टिगोचर होता है। 2047 तक विकसित भारत बनाने की दिशा में भी एक सकारात्मक कदम है। इस बजट की हम लोग बात करें तो यह बजट गरीब, युवाओं, किसानों और हमारी महिलाओं का तो है ही है, साथ साथ हर सेक्टर का ध्यान रखा गया है। धार्मिक डेस्टिनेशन बढ़ाने के भी सरकार ध्यान दे रही है। हर शहर को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए भी इस बजट में प्रावधान है। आने वाला समय एआई का है तो सरकार एआई के लिए भी 500 करोड़ का बजट इस बजट में रखा गया है। टेक्नोलॉजी पे सरकार फोकस कर रही है। शिक्षा पे गवर्नमेंट स्कूल के जो है अच्छे बने, इसके लिए अटल टिंकरिंग लैब जो है गवर्नमेंट स्कूलों में सरकार स्थापना करने जा रही है। तो कह सकते हैं कि ये बजट मिला करके अच्छा बजट है। एमएसएमई के लिए हम लोग को और भी कुछ उम्मीदें थी, लेकिन सरकार ने क्रेडिट गारंटी स्कीम बढ़ाई है, तो कहीं न कहीं इसका भी स्वागत हम करते हैं। और हम मानते हैं कि यह बजट हर व्यक्ति को, अंतिम व्यक्ति तक जो है कुछ न कुछ बेनिफिट जरूर देगा। देखिए, व्यापारी की भी बात करें तो अगर मार्केट में अगर हमारे गरीब, युवा या मिडिल वर्ग अगर सशक्त होगा तो व्यापारियों को भी इसका लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। उनका परचेजिंग पावर बढ़ेगा मिडिल वर्ग का, तो कहीं न कहीं व्यापार के लिए भी सकारात्मक रहेगा। वहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट जय प्रादवानी ने बजट को लेकर बताया कि बजट में इनकम टैक्स को लेकर बड़ी राहत दी गई है। न्यू टैक्स रिजीम के तहत अब 12 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए 75,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ ये छूट 12,75,000 रुपए हो गई है। न्यू टैक्स रिजीम के स्लैब में भी बदलाव किया गया है। पुरानी टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। देखिए, इस बजट में ना केवल मिडिल क्लास की बात चलेगी और उसी की चर्चा इसलिए होगी क्योंकि 7 लाख रुपए तक जो आय से छूट थी उसको 7 लाख से 12 लाख कर दिया, इकट्ठे 5 लाख बढ़ा दिया। तो मिडिल क्लास तो बल्ले बल्ले हो गई। 1 लाख रुपये पर मंथ कमाने वाले भी अब 1 रुपया भी इनकम टैक्स नहीं देंगे। तो मिडिल क्लास इससे ज़्यादा सोच भी नहीं सकता था। लोग सोच रहे थे 10 लाख लिमिट होगी, लेकिन 12 लाख कर दिया। तो ये पूरा बजट जो है ना, इस बार फोकस मिडिल क्लास किया है। और थोड़ा सा समय में आ रहा कि दिल्ली में इलेक्शन है, कुछ दिन बाद में वहाँ पर भी है, पटना में भी है, बिहार में भी है। तो मिडिल क्लास को बहुत फ़ायदा पहुँचा इस बजट से। युवाओं के लिए क्या खास रहा है इसमें? युवाओं के लिए देखिए, रोजगार की अक्सर आप लोग बात करते हैं, माहौल बस ये अच्छा बना रहे हैं ताकि युवाओं को रोजगार मिले। लेकिन मेहनत तो हम सोचते हैं युवाओं को करनी पड़ेगी। खुद अगर वो आदमी सक्षम होगा, कैपेबल होगा, डिग्री रहेगी और काम में सक्षम होगा तो वो आगे बढ़ेगा। एमएसएमई सेक्टर को बढ़ाने के लोन की बात की है, लोन देंगे। 5 लाख नए जो आदिवासी हैं उनको करोड़ों रुपये देने की बात की कि उनको सरकार लोन देगी। सरकार तो लोन ही बांट सकती है, करना तो युवाओं को ही होगा। लेकिन कुल मिला के सरकार माहौल ऐसा बना रही है ताकि लोग लोन ले सकें, आराम से लोन मिल सके उनको, और काम खुल के करें। और आसान ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाला पे सरकार का फोकस है। कहीं 4 लाख पे टैक्स, 12 लाख पे, इसका क्लियर कीजिए, क्या हिसाब है? देखिए, जो टैक्स स्लैब है, पहले क्या था 2.5 लाख रुपए आमदनी तक कोई टैक्स नहीं था। अब 2.5 लाख उन्होंने 4 लाख कर दिया है। यानी कि जितने भी आयकर दाता हैं, भले करोड़ कमाने वाले, अरब कमाने वाले, कुछ भी कमाने वाले, सभी के लिए छूट मिल गई। 4 लाख हो गई है। जो 2.5 लाख की छूट थी वो 4 लाख हो गई, छूट बढ़ गई है। यानी सबको 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है। 4 लाख के बाद जैसे जैसे उनकी आमदनी बढ़ेगी उनको टैक्स देना होगा। जैसे 4 लाख से 8 लाख तक 5%, 8 से 12 लाख 10%, 12 से 16 15%, फिर 20%, फिर 25%, फिर 30%, इस तरह स्लैब बना हुआ है। लेकिन अगर आपकी कुल आमदनी 12 लाख के अंदर है तब आपके लिए 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं।
लेकिन आमदनी 12 लाख से ज़्यादा है, फिर देखना पड़ेगा कि आप स्लैब के हिसाब से कितनी आपकी आमदनी है, फिर उस हिसाब से टैक्स लगेगा। तो जिनकी आमदनी 12 लाख से ज़्यादा है उनके लिए छूट 4 लाख की है, उनके लिए 12 लाख की छूट नहीं है। 12 लाख की छूट उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी कुल आमदनी 12 लाख है या 12 लाख के अंदर है, उनके लिए। टूरिस्ट सेक्टर के लिए क्या महत्व है? टूरिस्ट सेक्टर के लिए अगर बनास की फिलहाल बात करें, बनासी हम लोग यहाँ पर देखिए विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया, माँ गंगा से जो टूरिज्म बढ़ता जा रहा है। अब रह गया था सारनाथ, तो बहुत टूरिज्म को बढ़ाने के लिए इन्होंने सारनाथ का नाम नहीं लिया, नाम तो बोध गया का ले रहे हैं, लेकिन ये बोला कि रिलीजियन टूरिज्म या धार्मिक टूरिज्म बढ़ाने के लिए इस बार फोकस इनका रहेगा बुद्धा पे। कि एक नाम लिया भगवान का बुद्धा, तो बुद्धा से समय बात आ रही है कि अगली बार आपका जो सारनाथ है, अपना सारनाथ बनास वाला, वो डेवलप होगा। बोध गया से स्टार्टिंग होगी और सारनाथ से डेवलपमेंट होगा, और आगे देखिए 2-4-5 साल में सारनाथ का बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट होगा। इंटरनेशनल टूरिस्ट आएंगे सारनाथ के लिए, इंटरनेशनल फ्लाइट्स स्टार्ट की जाएंगी सारनाथ के लिए। ओवरऑल बजट को क्या कहेंगे आप? ओवरऑल बजट को बहुत शानदार बजट कहेंगे और साफ सुथरा बजट है। छोटी स्पीच थी, 1.25 घंटे की स्पीच थी, वो लंबी स्पीच नहीं थी 1.5-2 घंटे की जो पहले होती थी। ये बजट बहुत ही शानदार है। और एक चीज़ और बता दें, नया फाइनेंस बिल आने वाला है, नया बिल आने वाला है, यानी कि अब जो है इनकम टैक्स एक्ट जो 1961 का 61 था वो टोटल चेंज होने वाला है, और 1 हफ्ते बाद वो बिल लेके आएंगी, जो नया बिल लेके आएंगे इनकम टैक्स एक्ट वाला। तो ये बहुत शानदार चीज़ है, ये ओवरऑल बहुत अच्छा बजट कहलाएगा ये। और इस बार के बजट में जैसे मोदी जी हमेशा से बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास, एक विकसित भारत बनाने के लिए होना चाहिए, उसको मद्देनज़र रखते हुए एक तो मिडिल क्लास लोगों पे फोकस करा गया है। टैक्स लिमिट बढ़ा के 12 लाख कर दी गई है। उसके अलावा जैसे सबने कहा कि वाराणसी को टूरिज़्म स्पॉट बनाने के लिए सारनाथ पे भी फोकस किया गया है ताकि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आएँ। अभी तक महाकुंभ के चलते आपने देखा होगा कि इतनी सारी पॉपुलेशन ऑलरेडी आ रही है, अब बुद्ध लोगों पे फोकस किया गया है कि आगे बुद्ध लोग भी आएँ। उसके अलावा युवा को फोकस करते हुए जैसे आजकल टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फोकस पॉइंट बना के सरकार ने ये बजट दिया है कि 500 करोड़ रुपए अलॉट हो रहे हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने के लिए। और उसके अलावा जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनकी मेडिसिन पे कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है ताकि उनको और ईज़ हो आगे अपना इलाज कराने के लिए। तो ओवरऑल सबके लिए ही ध्यान रख के सबको देख के बजट काफ़ी अच्छा बना है इस बार का। महिलाओं के लिए कितना लाभकारी होगा? महिलाओं के लिए जैसे मैंने बोला कि एक तो कैंसर पेशेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए उनके मेडिसिन पे कस्टम ड्यूटी हटा दी है, और उसके अलावा जो यूथ ओवरऑल रहा है, IITians और नीट वालों के अलावा भी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम निकाले गए हैं ताकि सभी अपना। आर्य महिला पीजी कॉलेज के NSS के शिविर में फाइनेंस और यूथ फैमिली बजट पर चर्चा हुई। आर्य महिला पीजी कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई A और D द्वारा आयोजित 7 दिवसीय शिविर का शनिवार को दूसरा दिन रहा। यूनिट A के शिविर का आयोजन दुर्गाकुंड मलिन बस्ती और यूनिट D के शिविर का आयोजन बनकटी हनुमान मंदिर में किया गया। यूनिट A का विषय था फाइनेंस और यूनिट D का विषय था यूथ फैमिली बजट। यूनिट A की स्वयं सेविकाओं ने फाइनेंस को ध्यान में रखते हुए नुक्कड़ नाटक और नृत्य की प्रस्तुति की और वित्त पर एक पोस्टर डिजाइन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। सत्र के प्रथम चरण में ही बजट के ऊपर आर्य महिला पीजी कॉलेज के अर्थशास्त्र विभाग की पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर मंजू बनिक का व्याख्यान हुआ, जिसमें उन्होंने बताया कि बजट कैसे बनता है, पारिवारिक बजट और सरकारी बजट में क्या अंतर है। इसके बाद उन्होंने 2024 और 2025 के बजट का विश्लेषण भी किया। इसके साथ ही स्वयं सेविकाओं को मितव्ययिता के गुण सिखाए तथा GST और टैक्स में क्या अंतर है इसको भी बताया। सत्र का द्वितीय चरण भोजनोपरांत शुरू हुआ। सत्र के द्वितीय चरण में सानवी शेख ने स्वयं सेविकाओं को प्रोत्साहित किया। यूनिट A की कार्यक्रम का नेतृत्व डॉक्टर स्वप्ना बंदोपाध्याय ने किया और यूनिट D के कार्यक्रम का नेतृत्व डॉक्टर ममता गुप्ता ने किया। कार्यक्रम का प्रारंभ NCC के गीत से हुआ तथा समापन राष्ट्रगान से हुआ। कार्यक्रम में लगभग 100 स्वयं सेविकाओं ने प्रतिभाग किया। अच्छे से चल रही है ना? हाँ, मेरी नौकरी बहुत चल रही है और तुम्हें पता है वो सबसे ज़्यादा खुशी तब हुई जब मैंने अपनी पहली कमाई से अपनी माँ को सौंपा दिया। यही तो असली खुशी है जब महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती हैं, उनका आत्मसम्मान बढ़ता है। अरे बेटा, ये तुम लोग क्या वित्त नौकरी की बातें कर रही हो? ये सब बातें तुम लोगों के काम की नहीं है। तुम लोग चूल्हा चौका संभालो, घर के काम काज करो, यही सब तुम्हारे काम है। लेकिन काका, महिलाएं पढ़ लिख के पैसा नहीं कमाएंगे तो घर कैसे चलेगा? घर भी अच्छे से चलेगा, सम्मान भी बढ़ेगा ना। और काका, सिर्फ घर में रहकर महिलाओं को खाना बनाना ही एकमात्र उनका थोड़ी काम है, वो बिजनेस कर सकती है।
निवेश कर सकती हैं और परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार भी कर सकती हैं। और इन सब कामों के लिए पैसा कहाँ से आएगा बेटा? देखो देखो नुक्कड़ नाटक, होश उड़ाता नुक्कड़ नाटक। अरे हाँ, अरे हाँ, अरे हाँ, 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 हाँ। आज दोबारा आए हैं, नया नाटक लाए हैं। अरे हाँ, अरे हाँ, अरे हाँ, 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 हाँ। पहला दृश्य जिसमें सुमन, कमला और रीना, उनके विचार वित्त के बारे में क्या है? क्या महिलाओं को वित्त के बारे में जानना चाहिए या नहीं? उनको घर कैसे चलाना चाहिए? उनको कितनी जानकारी रहनी चाहिए? और जो यूनिट ए है उनकी हम कार्यक्रम अधिकारी हूँ एनएसएस की। आज हम लोगों का मेरा जो विषय है, आज मेरा विषय है फाइनेंस। तो फाइनेंस में आर्थिक कैसे उन्नति हो उसके विषय में आज हम लोगों के जो बच्चे हैं उसके प्रोग्राम करेंगे। दिन भर नुक्कड़ नाटक करेंगे, कविताएं करेंगे, डांस करेंगे और हम लोग इसके बाद जब भोजन के उपरांत हम लोग जाएंगे वो मोलिन बस्ती और वहाँ पे महिलाओं को कैसे आर्थिक स्वावलंबन कैसे हो, उसको कैसे बजट, उसको अपना खुद बजट बनाएं कि हम कुछ उसमें से जमा पाए, उसके लिए भी बताएंगे। और सरकारी जितनी सारी महिलाएं की योजनाएं हैं आर्थिक के लिए उसको भी बताएंगे। और एनएसएस का कैंप भी मैंने भी वहाँ पे किया है। आज मैं इस जगह पे अपनी ही कॉलेज की छात्राओं और टीचर डॉक्टर सपना बंदोपाध्याय और डॉक्टर ममता गुप्ता के अंडर में ये जो प्रोग्राम चल रहा है आज का, तो इसमें मुझे बुलाया गया है। मैं बहुत ही खुश हूँ और बहुत गौरवान्वित अनुभव कर रही हूँ कि मैं एनएसएस की इन छात्राओं के बीच में आई हूँ और अपने कुछ छोटे विचारों को रखने के लिए, जिससे बच्चे कुछ सीख सके, आगे बढ़ सके। और आज जो है एनएसएस का कितने दिन का हुआ ये? द्वितीय आज दूसरा दिन है कार्यक्रम का। पिछले वर्ष भी इन लोगों ने यहाँ पे किया था और बहुत ही सक्सेस रहा और इस बार भी हम आशीर्वाद देते हैं कि इनका ये प्रोग्राम बहुत सक्सेस रहे, आगे बढ़े और देश और अपने कॉलेज का नाम ये लोग आगे बढ़ाएं। और आज बच्चों को हमने बजट, देश का बजट के बारे में बताया है, क्योंकि आज तो बजट होने वाला है। बजट पेश हो रहा है मैडम। हाँ, तो इस पे भी कुछ क्या चीज़? देश का बजट पेश हो रहा है। हाँ, बजट के बारे में तो अभी देखते हैं कि बजट कैसा बनता है, लेकिन वो मिडिल क्लास के लिए होगा कि किसके लिए होगा वो तो निकलने के बाद पता चलेगा। लेकिन फिर भी एक विकसित भारत का स्वप्न लेकर के वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी जो है हमारे यहाँ जो देश का बजट प्रस्तुत करने के लिए, क्या उम्मीद कर रही हैं कि इस साल का बजट कैसा होगा? सरकार से क्या अपेक्षाएं आपकी? मेरी अपेक्षा तो यही है कि शिक्षा पे वो ज़्यादा मतलब जोर दे और शिक्षा और स्वास्थ्य और नौकरी, ये तीन चीज़ें उनसे हमारी अपेक्षा है। और दूसरा है कि विकसित भारत का जो संकल्प लेकर के हो रहा है, तो उसमें भी उनका विकसित भारत का जो स्वप्न पूरा हो, ये हम आशा करते हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी कार्यक्रम करने में थोड़ा बहुत कमी और अधिकता होती है, लेकिन कमी को हम अगर दरकिनार करके विकसित भारत के संदर्भ में सोचें कि यहाँ ऐसा हो सकता है, तो वो कल्पना में हमको भी रहना चाहिए और सहयोग देना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है करने जा रही है, उसमें उनको जो है सहायता मिले और आगे बढ़ें। आज मेरा कार्यक्रम जो है यूथ फैमिली बजट पर है, जिसमें कि हमारी एनएसएस की छात्राएं बनकटी हनुमान मंदिर में अपना क्षेत्र के स्थित मलिन बस्ती में अपना कैंप लगाई हुई हैं। और यहाँ पर हम लोग अपने आर मिलर पीजी कॉलेज की पूर्व विभागाध्यक्षा अर्थशास्त्र की डॉक्टर मंजू बनिक हमारे मध्य विद्यमान है, जो कि अपने व्याख्यान द्वारा हमारे छात्राओं को मोटिवेट कर रही हैं और आज जो बजट पेश हो रहा है उसके विषय में वो बता रही हैं। क्या अपेक्षाएं हैं आपकी आज के बजट को लेकर? महिलाओं के लिए क्या रहेगा, छोटे किसानों के लिए क्या? आज के बजट मैं तो यही चाहती हूँ कि हमारे जो कि कोई भी बजट होता है उससे उसमें जो है निम्न वर्ग को और उच्च वर्ग को ज़्यादा ही राहत मिलती है, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली ही सफ़र करता है। तो मैं चाहती हूँ कि जो जीएसटी भी हम लोग देते हैं, टैक्स भी देते हैं, तो उसमें कुछ सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। एक तो हम लोगों का सबका मतलब जो गवर्नमेंट सर्विस कर रहा है उसका टेस्ट भी कट रहा है, फिर प्लस वो सामान लेने जा रहा है तो उसमें भी उसको जीएसटी बिल देना पड़ रहा है। तो इसमें सरकार को कुछ सोचना चाहिए कि उधर भी ले रहा है, उधर भी ले रहा है और हम ही लोग इससे सफ़र कर रहे हैं। भारत सरकार वित्त मंत्री सीतारमण जी से किस तरह की अपेक्षाएं करती हैं इस बजट के लिए?
कि वो हम लोगों को मतलब हमारे मिडिल क्लास लोगों को भी ध्यान में रखकर बजट बनाए कि हमारे जो मिडिल, क्योंकि जो छोटे तबके के लोग हैं जिनको कि राशन भी फ्री मिल रहा है, हर चीज़ फ्री मिल रहा है, वो लोग आराम से बैठ के कर रहे हैं। तो और हम मिडिल क्लास ही ज़्यादातर सफ़र करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन हम लोग के हाथ में उतना कुछ इनकम नहीं आता। 4 व्हीलर है तो ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए KTV न्यूज़ के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, NCC ABC सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। श्रृंगेरी शारदा पीठ के शंकराचार्य विधुशेखर भारती स्वामी के काशी आगमन पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। प्रयागराज महाकुंभ से होकर काशी में प्रथम आगमन पर श्रृंगेरी शारदा पीठ के शंकराचार्य विधुशेखर भारती स्वामी का रथ यात्रा चौराहे पर अन्नपूर्णा मंदिर के महंत शंकरपुरी, अन्नपूर्णा मंदिर महंत सुभाषपुरी व श्रृंगेरी मठ के प्रबंधक चल्ला अन्नपूर्णा प्रसाद, चल्ला सुब्बाराव आदि ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। सर्वप्रथम शंकराचार्य स्वामी विधुशेखर भारती ने रथ पर विराजमान मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा पर पुष्पार्चन एवं माल्यार्पण किया। तत्पश्चात शोभा यात्रा की शुरुआत हुई। रथ यात्रा चौराहे से शुरू। शोभा यात्रा में सबसे आगे बैंड बाजा, उसके पीछे शंखनाद करते हुए बटुक, उसके पीछे डमरू दल, उसके पीछे शहनाई वादन और दक्षिण से विशेष रूप से शोभा यात्रा के लिए आए नाद स्वरम का दल रहा। उसके पीछे रथ पर विराजमान मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा थी। इसके बाद विशेष रूप से बनाई गई कार के ऊपर शंकराचार्य विराजमान रहे। शोभा यात्रा में वैदिक मंत्रोच्चार करते हुए वैदिक ब्राह्मण चल रहे थे। महमूरगंज स्थित श्रृंगेरी मठ पहुंचने पर काशी नरेश अनंत नारायण सिंह ने माल्यार्पण कर शंकराचार्य का स्वागत किया। इसके बाद शंकराचार्य विधुशेखर भारती स्वामी ने श्रृंगेरी मठ के नवनिर्मित गेट का लोकार्पण किया। मठ के अंदर मार्ग के दोनों ओर महिलाएं हाथों में आरती की थाल लिए हुए थी, जबकि पुरुष पुष्प वर्षा कर रहे थे। श्रृंगेरी मठ पहुंचने पर सर्वप्रथम शंकराचार्य विधुशेखर भारती ने मठ में स्थापित हनुमान मंदिर में दर्शन किया एवं चंद्रमौलेश्वर भगवान की पूजा की। श्रृंगेरी मठ के मुख्य हॉल में काशी नरेश अनंत नारायण सिंह, महंत शंकरपुरी एवं चला चिंतामणि गणेश ने
शंकराचार्य विधु शेखर भारती स्वामी की पाद्य पूजा की। पूरे कार्यक्रम के दौरान पंडित प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी, चल्ला सुब्बाराव, पंडित विश्वेश्वर शास्त्री द्रविड़, प्रोफेसर राजाराम शुक्ल, महापौर अशोक तिवारी इत्यादि लोग उपस्थित रहे। आर्यावर्त स्पोर्टिंग क्लब द्वारा धूमधाम से मां सरस्वती की प्रतिमा पंडाल में लाई गई। वाराणसी के चेतगंज के पास आर्यावर्त स्पोर्टिंग क्लब में मां सरस्वती की प्रतिमा खुजवा से बड़ी धूमधाम के साथ नाचते गाते चेतगंज स्थित पंडाल में पहुंची। ये प्रतिमा पूर्वांचल की सबसे बड़ी प्रतिमा है। मूर्ति की ऊंचाई 22 फुट की है। इसमें माता के श्रृंगार के सामान व गहने कोलकाता से लाए गए हैं। यहां पर 5 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसका शुभारंभ 2 फरवरी बसंत पंचमी के दिन से होगा। इस मूर्ति को बनाने में वाराणसी के कलाकार अभिजीत विश्वास ने बेहद मेहनत की है। 3 महीने के कठिन परिश्रम के बाद ये तैयार की गई है। इस मूर्ति का मुकुट 6.5 फीट का है, जो कोलकाता से लाया गया है। प्रतिमा का विसर्जन आगामी 7 फरवरी को किया जाएगा। क्या बना है, क्या है? हमारे क्लब में पूर्वांचल की सबसे बड़ी मूर्ति और विश्व में दूसरे नंबर पे हम लोग की मूर्ति है, जिसको हम लोग 6 महीना पहले से हम लोग प्लानिंग करके तैयार किया है, जिसमें हमारे दोस्त, हमारे बड़े भाई, हमारे चाचा लोग बहुत सहयोग किए हैं इस माँ को यहाँ तक लाने में, और इनको काफी धूमधाम खुशी के साथ हम लोग लाए हैं। और इनकी मुकुटी सिर्फ 6.5 फीट की है। और हमारे क्लब का नाम आर्यावर्त स्पोर्टिंग क्लब श्री श्री चेतगंज की बड़ी महारानी है। भोजपुरी के नायक, गायक व सांसद मनोज तिवारी का जन्मदिन मनाया गया। भोजपुरी के सुप्रसिद्ध नायक, गायक, भाजपा दिल्ली प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष सांसद डॉक्टर मनोज तिवारी मृदुल का जन्मदिन दशाश्वमेध घाट पर गीतकार कन्हैया दुबे के संयोजन में गीत संगीत सोहर के साथ केक काटकर एक दूसरे को लड्डू खिलाकर मनाया गया। लोक गायक डॉक्टर अमलेश शुक्ला ने अनेक गीत सुनाए। तबले पर गौरीश श्रीवास्तव ने कुशल संगत किया। बधाई देने वालों में शीतला मंदिर के उप महंत पंडित अवशेष पांडे, भाजपा युवा नेता पंडित सुनील वर्मा, गंगोत्री सेवा समिति के सचिव पंडित दिनेश शंकर दुबे, मनीष यादव, प्रभात विश्वकर्मा सहित अनेक लोग शामिल होकर मनोज तिवारी को उनके दीर्घायु जीवन की कामना की और मां गंगा का पूजन किया गया। सांसद मनोज तिवारी ने सभी काशीवासियों का दूरभाष पर आभार प्रकट किया। अरे रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, सजा है, लाखों 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 लोग काशी में हैं। अरे रंगी गुब्बारों से घाट सजाया है, केक बनाया है, रंगी गुब्बारों से घाट सजाया है, पिछली मवे का एक केक बनाया है, उसको चखेंगे और हम लोग क्या बोलेंगे? अरे हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू महादेव। मिली जुली गावे के बधैया बधैया गावे सोहर, बधैया गावे सोहर हो। आज ली हरे जन्म मन भैया के लागे मन भावन हो। आज ली हरे जन्म मन भैया के लागे मन भावन हो। मिली जुली गावे के बधैया बधैया गावे सोहर, बधैया गावे सोहर हो। आज ली हरे जन्म मन भैया के लागे मन भावन हो। आज ली हरे जन्म मन भैया। भोजपुरी के सुप्रसिद्ध नायक, गायक, दिल्ली प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष, लोकप्रिय सांसद, 3 बार नरेंद्र मोदी जी सांसद हुए काशी के, और 3 बार दिल्ली से सांसद हुए मनोज तिवारी जी। शीतला मैया, गंगा मैया का आशीर्वाद उनके साथ हमेशा होता है, और काशी जब जब उनको बुलाती है तब आते हैं, वो काशी आते हैं। तो हम सबका दायित्व बनता है कि उनका जन्मदिन है 1 फरवरी को, हम सब ने मिल करके माँ शीतला का पूजन किया, गंगा मैया का पूजन किया, उनके दीर्घायु होने की कामना की, केक काटा, लड्डू बांटे,
गीत गवने हुआ स्वर गाए हमने, शुक्ला जी कल्लू महाराज जी पूजन किए और पूरे उल्लास के साथ हम सब मिलकर के सुनील भैया और सारे लोग मिलकर के उनका जन्मदिन मनाए। और उन्होंने फोन में कहा भी था कि हम इस समय दिल्ली के चुनाव में व्यस्त हैं, नहीं तो आपके बीच होते, लेकिन जल्द ही हम आपके बीच आएंगे। आप सभी का आभार है, धन्यवाद है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। नीट की तैयारी कर रही 17 वर्षीय छात्रा की हॉस्टल में हुई मृत्यु, परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। बीएचयू उपकेंद्र पर कार्यरत श्रमिक अनिल आजाद विद्युत फॉल्ट को ठीक करने के दौरान विद्युत स्पर्शघात से बुरी तरह हुए घायल। वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट के सजीव प्रसारण के साथ परिचर्चा हुई आयोजित। और आर्य महिला पीजी कॉलेज के एनएसएस के शिविर में फाइनेंस और यूथ फैमिली बजट पर हुई चर्चा। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।